नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में नए सिरे से बीजेपी की डैमेज कंट्रोल और बीजेपी की डामाडोल गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए सीएम योगी ने 73 जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बदलकर नए सिपाही तैयार कर दिए हैं, जिसके बाद बाकायदा कामकाज की गाइडलाइन जारी की गई और जनता के बीच पैठ बनाने से लेकर सरकार की योजनाओं तक पर बाकायदा समीक्षा कर रिपोर्ट सीएम को सौंपनी होगी। साथ ही हर वर्ग और स्तर पर सीएम योगी ने मंत्रियों के प्रवास के दौरान बैठक से लेकर स्थितियों का जायजा लेने का फरमान जारी किया है। साथ ही संघ से एक बार फिर से संबंध मधुर होने के बाद से ही संघ के कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत बनाने को लेकर हर स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने किले को मजबूत बनाने के लिए ईंट से ईंट जोड़ने की शुरुआत कर दी है। मगर योगी और संघ के सहयोग से बीजेपी की नींव कितनी मजबूत होती है, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। सीएम योगी ने सौंपी प्रभारी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। राज्य और केंद्र सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने का होगा जिम्मा। महीने में कम से कम एक बार जनपद प्रवास होगा जरूरी। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी की डावाडोल स्थिति को सुधारने के लिए सीएम योगी ने अब प्रभारी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत सीएम योगी ने बाकायदा प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी और कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। तो अब यूपी में योगी सरकार के प्रभारी मंत्री न सिर्फ अपने जनपद में प्रवास पर रहेंगे, बल्कि प्रवास के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पर समीक्षा कर बाकायदा सीएम योगी को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। सरकार की योजनाओं के साथ ही जनपद में हर स्तर और वर्ग के लोगों से संपर्क साधने के साथ समय समय पर प्रबुद्ध जनों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक कर कामकाज का जमीनी स्तर पर मंत्रियों को जायजा लेना होगा और इसका जिम्मा योगी सरकार ने मंत्रियों के सर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि यूपी में डैमेज कंट्रोल के लिए अब बीजेपी ने जमीनी स्तर से कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। वैसे भी संघ के साथ एक बार फिर से संबंध मधुर होने के बाद से ही संघ की तरफ से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संपर्क मजबूत करने को लेकर फरमान सामने आया था, जिसके बाद सीएम की प्रभारी मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी भी उसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत कानून से लेकर शिक्षा और किसान से लेकर योजनाओं का लेखा जोखा सब पर योगी सरकार की पैनी नजर रहेगी। साथ ही मंत्रियों की जिम्मेदारी में सीएम और डिप्टी सीएम भी समन्वय और सहयोग करते दिखेंगे, जिसके तहत 25-25 जिलों के प्रभार की जिम्मेदारी सीएम और डिप्टी सीएम के कंधों पर होगी। कुल मिलाकर सीएम योगी और संघ के प्लान के तहत धरातल पर बीजेपी की जड़ें मजबूत करने को लेकर सीएम से लेकर मंत्रियों तक को चाक चौबंद कर दिया गया है और उपचुनाव से लेकर 27 तक का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। मगर ये कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों को बदलकर नई सेना की तैयारी कर ली है, उसके बाद अब देखना ये होगा कि नई गाइडलाइन के साथ ही साथ कामकाज का जो जिम्मा मंत्रियों को सौंपा गया है, क्या मंत्री उस आस में खरे उतरेंगे और क्या सीएम योगी का प्लान ब्लूप्रिंट 27 को लेकर जो तैयार किया गया है वो 27 तक कितना सफलता की ओर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाता है, आज उसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी से नेता केसी जैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले केसी जैन जी, आपसे ही सवाल, योगी सरकार में 73 प्रभारी मंत्रियों को एक साथ बदल दिया गया और इसके बाद लंबी चौड़ी गाइडलाइन भी जारी की गई है, मंत्रियों को क्या क्या करना होगा, लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार की गई है। क्या लगता है आपको कि इसके सहारे 27 का रण और जंग जीतेंगे आप? पहली बात तो ये है कि तो प्रभार बदले गए हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रभार बदले गए हैं। पहले भी मंत्रियों के अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए कि जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, तो तीनों ने साथ 25-25 जिलों का भी प्रभार अपने पास रखा है। यानी कि जो प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री की भी, मुख्यमंत्री जी की भी नजर उस पर रहेगी कि किस जिले में क्या हो रहा है। 25-25 जिलों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने और दोनों ने संभाली।
उसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये भी नहीं है कि तीनों मुख्यमंत्रियों के पास जो कार्य क्षेत्र है, जो जिले हैं, वो वही रहेंगे। वो भी अगले 3 से 6 महीने में वो अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी लेंगे। दरअसल क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है, अपनी एक टीम होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बदलाव हुआ है। लेकिन बिल्कुल केसी जैन जी आप ठीक कह रहे हैं, टीम होती है, लेकिन ये भी एकदम सच है कि 24 में जो पहली टीम है वो सफल नहीं हुई और यही वजह है कि नई टीम बनाई गई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि बात सफलता बगैर सफलता की नहीं है। बात ये है कि जिन मंत्रियों को प्रभार दिया था और साथ ही साथ अलग अलग अपना अनुभव होता है, तो जो भी मंत्री है वो ऐसा नहीं कि केवल अपने आप पे काम करते हैं। वो जिले के जिला अध्यक्ष, जिले के जो 5 से 6 विधायक होते हैं उनके साथ तालमेल बैठाल करके, साथ ही साथ हमारे जो वहाँ पे समन्वयक है उनके साथ। लेकिन ये तो आपका कहना है, लेकिन केसी जैन जी आपको भी पता है कि रन देने वाले बैट्समैन को कोई नहीं बदलता। अशोक कुमार तिवारी जी। जी जी देखिए प्रियंका जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं या जो भी उनकी कार्यशैली है, वो इस बात को दर्शाती है कि 24 के बाद से काफी तनाव में है भारतीय जनता पार्टी और काफी बैकफुट पर है। सच्चाई ये है कि वो हर प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन एक प्रयास नहीं करेंगे, जनता को राहत देने का प्रयास नहीं करेंगे। जनता को राहत मिल ही नहीं रही है, न महंगाई से मिल रही है, न बेरोजगारी से मिल रही है, न जो है किसानों को उनकी आय मिल पा रही है, न पिछड़ों को आरक्षण मिल पा रहा है। 69,000 शिक्षक भत्ते वाला आज खोटी पिटान दिया गया है। सच्चाई जनता के सामने है, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा है, दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आज सरकारी नौकरियों का अभाव हो गया है, सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए हैं, तो सार्वजनिक उपक्रम भेज दिए गए हैं। मतलब है कि प्रभारी नहीं, योजनाएं बदली जानी चाहिए। केसी जैन नहीं, मेरा कहने का मतलब है जनता को राहत देनी चाहिए। हाँ। जनता को राहत मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो जनता को राहत नहीं दे पा रही। आज स्वास्थ्य विभाग नचर है, कानून व्यवस्था नचर है, सारी व्यवस्थाएं नचर है। केसी जैन जी जवाब दीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था के नचर है। देखिए प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी का काम है सत्ता देना, क्योंकि विपक्ष में, और वो अपना काम कर। लेकिन आप ये देखिए कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई घोषणा की, 70 साल की उम्र के, 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, सबको आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए का उनको जिस प्रकार से स्वास्थ्य में कवरअप मिलेगा, और साथ ही साथ जिनका पहले से बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, उनके आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप अमाउंट जोड़ा जाएगा, जिससे वो अपना इलाज करा सकते हैं। ये छोटी योजना है, देश के अंदर एक बड़ी आबादी है 70 साल से अधिक लोगों की, और उनके सबके लिए योजना लाना, तो ऐसा नहीं है। जो अभी स्वास्थ्य की बात कही, आप देखिए अभी नए 3 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, और साथ ही साथ 35 से ज्यादा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। तो आप देखिए कि चाहे इसके क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आप देखिए इससे कितने जिलों में हुआ करता था। आप नहीं केसी जैन जी, तमाम योजनाएं आप गिना रहे, फिर नौकरी के क्षेत्र पर, भर्ती के क्षेत्र पर जो हाहाकार मचा है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से जबरदस्ती उसको तोड़ दिया जाता है कि नहीं, ये समस्या पैदा हो गई, जहाँ समस्या नहीं है। नहीं तो आपको लगता है कि जबरदस्ती जो धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, वो आपको लगता है कि जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है? उपाध्याय जी। प्रियंका जी, अगर नौकरियां 10,000 हैं और अगर 20,000 लोग अप्लाई करेंगे, हाँ। तो उनमें से 10 लोग सिलेक्ट होकर के आएंगे ना। बाकी जो 10,000 नहीं सिलेक्ट होंगे वो हर नौकरी में करेंगे कि हमारा नहीं हुआ। तो केसी जैन जी, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा तो आपने ही किया था ना, आप ही तो वादा करके आए थे ना, किसी और ने तो नहीं किया था। एचएन उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा इस पर। ऐसा है प्रियंका जी, जैसा कि आपने पूरी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख नगद खाते में, 7.5 लाख कोई भी योजना लाते हैं लेकिन उसका लाभ जनता को दिखाई नहीं देता है। ये स्वास्थ्य पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे प्रियंका जी। अभी इसी हफ्ते में, ये पिछले में आप कुशीनगर की एक दर्दनाक घटना सुनी होगी, देखी होगी कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने बच्चे को जो है बेचकर अपनी पत्नी को जो है हॉस्पिटल से छुड़ाया। ये हमारे देश के लिए
सरकार के लिए, समाज के लिए शर्म की बात है, खास तौर से सरकार के लिए। सरकार बहुत लंबी लंबी बातें कर रही है, लेकिन बताइए अपने बच्चे को बेचकर वो अस्पताल से छुड़ा रहा है। व्यक्ति 4,000 रुपया के लिए अपने बच्चे को 20,000 में बेचा। न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं अस्पताल में, न वेंटिलेटर है, न दवाएं हैं, न कुछ भी है। जहाँ तक हमारे साथी ने कहा रोजगार के लिए बताइए, अच्छा शिक्षक का ही ले लीजिए, इस कार्यकाल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। 22 से लेकर 24, 2 साल का अधिक होने, 2.5 साल होने जा रहा है, एक भी शिक्षक की कहीं भर्ती नहीं हुई है। बताइए पिछले सरकार में भी 2.5 साल 2 साल बाद केसी जैन जी जवाब दीजिएगा। आप तो जनता के बीच पहुंचने का प्लान बना रहे हैं, नई टीम तैयार की गई है, तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। अगर इस तरह की मजबूरी में आपके नेताओं और सरकार से संपर्क ना हो पाए, जनता को लाभ ना मिले, तो क्या फायदा है बताइए? हाँ, जनता को लाभ मिलेगा, खुले दिखाई देगा वो, फिर मंत्री की बहुत जरूरत थोड़ी पड़ती है। 24 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो काम किया वो सबके सामने, चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर के हो, वो की समस्याओं को लेकर के हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, खाद्यान्न वितरण योजना हो, किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए जा रहे हो, या और भी तमाम सारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं पे लगातार काम हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर प्रभारी मंत्रियों को बदला गया है या प्रभारी मंत्रियों को अलग जिम्मेदारी दी गई है, तो इससे सरकार की आलोचना होनी चाहिए कि तारीफ होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, जनता के बीच में हमारे मंत्री जा करके, प्रभारी मंत्री जा करके जनता के बीच में जनता के दुख दर्द को समझे, और अगर कहीं पे कोई नई योजना की आवश्यकता है तो उसका पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम बना करके एक उसकी गाइडलाइन बना करके सरकार तक उसको भेजे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बदला तब गया है जब 24 के नतीजे सामने आ गए। 24 से पहले बदला गया होता तो बात अलग थी। इस पर अशोक कुमार तिवारी जी जवाब देंगे। अशोक कुमार जी, केसी जैन जी का कहना है कि अगर प्रभारी मंत्री बदले गए तो इस पर तारीफ होनी चाहिए, क्या आपको भी लगता है तारीफ होनी चाहिए? देखिए, वो तो चाहेंगे ही, भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन सच्चाई है हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और यहाँ जनता सर्वोपरि है। ना हम सर्वोपरि है, ना आप सर्वोपरि है। जनता सबसे बड़ी है और जनता की अदालत सबसे बड़ी है। जनता सब कुछ जानती है, जनता के मुद्दे जस के तस खड़े हैं और भी भयावह होते जा रहे हैं। रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज बच्चियों का शोषण हो रहा है और जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, लगाम नहीं लग रहा है। इससे लगता है अपराधी निरंकुश हो गए हैं, अपराधियों को डर नहीं है सरकार का। और क्या कारण है? अस्थिरता। सरकार अस्थिर है, ये खबर हवा की तरह फैल गई है पूरे प्रदेश में। सरकार अस्थिर है, सरकार में आपस में ही उठापटक चल रही है। उसके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, विधायक कुछ बोल रहे हैं, योगी जी कुछ बोल रहे हैं, केशव जी कुछ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं और अधिकारियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। इसकी वजह से और भी घटनाएं बढ़ रही है। तो ये सरकार ही फेल हो गई है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव करा देने चाहिए। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, जिस हिसाब से फेरबदल हो रहा है, जाहिर सी बात है जो शिकायतें आप कर रहे हैं और उसके हिसाब से फेरबदल हो रहा है, तो ऐसे में तो माना ये भी जा सकता है कि जो तमाम जो बुरी चीजें थी उनको हटाकर एक नई टीम तैयार की जा रही है। अरे वो कोई भी कोशिश कर रहे हैं। आज इनको तमाम बिल वापस लेने पड़े हैं। आज ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन से बिल लाए, कौन से बिल न लाए, बुलडोजर कहाँ चलाए, कहाँ न चलाए। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, लेकिन तिवारी जी, लोकसभा में आपके लिए फायदेमंद सौदा ये था कि संघ की नाराजगी जिस तरह से देखने को मिली, और अब माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी एक बार फिर से साथ साथ हैं, संगठन और सरकार उनकी देखरेख में काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपके लिए चिंता का काम है? और उसके साथ ही साथ सीएम योगी भी जिस तरह से कभी टीम 30 तैयार करते हैं, कभी 73 प्रभारियों को बदल देते हैं, आपको नहीं लगता कि चिंता करने की जरूरत है अब 27 से पहले? नहीं, चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भाजपा क्या कर रही है। चिंता हमें इस बात की है कि जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनता को कैसे हम जो है आगे आत्मबल दे सकते हैं, मनोबल दे सकते हैं। जनहित के कार्यों को जो कि नहीं कर रही भाजपा, उससे कैसे दबाव बनाएं और दबाव बना कराएं जिससे जनहित के कार्य हो। आज जनहित के कार्य ठीक से हो नहीं पा रहे हैं। सच्चाई इस बात की है, हमें चिंता है, प्रदेश की चिंता है। प्रदेश में जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी हमें चिंता है। किसानों की जो हालत हो गई है उसकी हमें चिंता है। महंगाई जिस तरह से मुंह बाए खड़ी है
उसकी भी हमें चिंता है और उस प्रदेश की चिंता है, देश की चिंता है। जवाब दीजिएगा अशोक जी की चिंता को दूर करिएगा। क्या है प्रियंका जी, जिस समय योगी वह सरकार है 2017 में हमारी जो सरकार बनी, हमने जनता से वादा किया था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। 36,000 करोड़ रुपए हमने कर्ज माफी की और इसके पहले जो सरकार ने घोषणा की थी कर्ज माफी की, वो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का सर्टिफिकेट जारी किया करती थी। हमने सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक कर्ज माफी किया और जो किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि के द्वारा बड़ी संख्या में किसान खातों में पैसा पहुंच रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में अब तक भेजा जा चुका है। एक बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम एक बार में किसी भी सरकार ने माफ नहीं किया। क्यों? कर्ज माफी करने से कुछ नहीं होगा। और अभी अगले आपने बताया आयुष्मान कार्ड योजना का बजट भी बढ़ाया गया है। 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो योजना बिल्कुल सबके लिए कर दी गई है, जितने भी हमारे 70 साल के ऊपर के नागरिक है। रही बात नौकरियों की, 7.5 लाख नौकरियां डायरेक्ट लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं और लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में है और मुद्रा लोन के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, इसके माध्यम से दी है। लेकिन अगर डायरेक्ट भी देख लिया जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 2.5 लाख नौकरियां ये दे पाए थी और हमने अगर अपने 7 साल के शासनकाल में 7.5 लाख नौकरियां दी हैं, तो आप कंपेरिजन कर लीजिए कि कौन नौकरियां दे रहा है, कौन नौकरियां नहीं दे रहा है। लेकिन हाय तौबा मचाना, जनता के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करना, ये समाजवादी पार्टी का शगल बन गया है। ये किसके साथ खड़े हैं? ये समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये आलोचना माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा करते रहे, इनके आपातकाल की आलोचना करते रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और वही कांग्रेस आज संविधान की किताब लेकर के सदन के अंदर पहुंचते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि हिंदू का मतलब हिंसक, हिंदू का मतलब अत्याचारी। मतलब किस तरीके की परिभाषा घड़ी जा रही है। अभी विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा सरदारों के बारे में, क्या कुछ कहा देश के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। अरे आप देश के अंदर चर्चा करें, लेकिन आप बाहर भी जाकर के देश की आलोचना करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे बुलडोजर चला देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। अभी आप देखिए अयोध्या मामले पर पूरी समाजवादी पार्टी एक रेपिस्ट के पक्ष में दिखाई दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम था। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप ये नहीं देखेंगे कि कौन अपराधी नहीं है। अशोक कुमार अपराधी की कोई जात नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको भी साथ में आना चाहिए कि अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो, ना कि आप बचाने के लिए उतर आए क्योंकि समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी आप उसको बताएंगे, तो ये गलत है ना। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी को नहीं बचाती है, सिर्फ न्याय और सच्चाई चाहती है। वो जो है फेक एनकाउंटर नहीं चाहती है। गलत तरीके से आरोप मरना और गलत तरीके से नैरेटिव बनाना इसके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। सच्चाई यह है कि इतने अधिक रेप हो क्या रहे हैं। सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो हमारी है नहीं। अयोध्या में रेप क्यों हुआ? आज आपने क्यों होने दिया? ऐसी परिस्थितियां क्यों आने दी? आपने कन्नौज में क्यों हुआ? आज फैसलाबाद में बालिकाएं लड़की क्यों पाई गई? आज मेरठ में दुराचार क्यों हुआ? वो आज लगातार उत्तर प्रदेश एक रेप प्रदेश बन गया है, बलात्कार प्रदेश बन गया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है योगी सरकार के। जो भी कार्रवाई हो रही है, रोक नहीं लगा पा रही है, कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आज लूट हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। पूरे प्रदेश इस समय फेल हो चुका है, जेल जाना पड़ा, शासन फेल है जी। रेपिस्ट को आप बचाते हैं, रेपिस्ट को आप बचाते हैं जाति और धर्म के आधार पर। आप जाति और सच्चाई की जाति और धर्म मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता की में हम जाति और धर्म की जनता, जब से समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ी है, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी फिर उभर करके सामने है। समाजवादी पार्टी जन जन की आवाज है, हम जनता की आवाज है, करके बाहर आने लगे।
कुछ भी गलत होगा, अगर एनकाउंटर फेक किया जाएगा हम जरूर बोलेंगे, फेक एनकाउंटर मुस्तैदी से देंगे। आप कहीं भी अन्याय करेंगे हम अन्याय खिलाफ बोलेंगे, इसीलिए हमारे कदम इसका फैसला जनता करेगी। नहीं ठीक है अशोक तिवारी जी, ठीक है अशोक तिवारी जी, लेकिन फेक एनकाउंटर की बात को न्यायिक जांच में प्रूफ तो होने दीजिए। आप जिस तरह से अपने आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ऐसे में आप एक तरफ कहते हैं कि कानून को लेकर स्थिति डावाडोल है, और जब कार्रवाई होती है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बीजेपी बात करती है, तो आप सवाल खड़े करते हैं, कभी मुस्लिम को लेकर, कभी मंगेश यादव को लेकर, और उसी जगह अयोध्या को लेकर, कन्नौज को लेकर आप चुप हो जाते हैं। अब कहीं चुप नहीं है। कन्नौज में इनका नेता नवाब सिंह यादव आज कटघरे में है। इनका नेता हमारी पार्टी से अलग हो चुका था, कब का अलग हो चुका था। अच्छा। हमारी पार्टी से कोई संबंध उसका नहीं है। हाँ। हम इसका जो है निंदा करते हैं, और ये जघन्य घटना हुई जो कुछ हुई, हम तो अयोध्या घटना भी जो है क्यों हुई, ऐसी घटना क्यों होने दी गई। सवाल इस बात का है कि योगी सरकार सुल्तानपुर आपका डेलीगेशन पहुंच जाता है और अयोध्या पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। अयोध्या तो आज तक योगी सरकार कटघरे में है, और सुल्तानपुर में एनकाउंटर फेक किया गया है मंगेश का। विपिन सिंह छत्तीसगढ़ में है, उसको बड़े प्यार से विपिन सिंह होने के नाते उसको जो है सरेंडर करा दिया गया, और एक व्यक्ति को जो है एनकाउंटर कर दिया गया फेक उसका। आज उसको 2 सितंबर को उठाया गया, और 2 सितंबर को ही तो उस पर न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया गया ना अशोक तिवारी जी। रिपोर्ट तो आने दीजिए ना अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, ठीक है रिपोर्ट तो आने दीजिए ना। अगर आपका ये कहना है तो रिपोर्ट का आप इंतजार कर ले। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, लगातार जिस तरह से अब हम यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभारी मंत्रियों की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से जो जिम्मेदारी दी गई है, जाहिर सी बात है एक तरफ उपचुनाव है, आगे आने वाले समय में 27 के चुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती 24 में की थी वो दोबारा तो बिल्कुल नहीं करेगी। इस बात को लेकर तैयारी, ब्लूप्रिंट सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है, फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी पहले तो ये कह रहे हैं कि आप प्रायः भूल जाती हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। 23 मिनट में आपने 2 मिनट हमको समय दिया था, 1.5 मिनट नहीं, आप पूरा 2 मिनट लीजिए, आप पूरा 2 मिनट लीजिए। बात ये है कि अगर समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं एच.एन. उपाध्याय जी, तो जवाब में उन्हीं से लूंगी। ठीक है, तो बीजेपी के प्रवक्ता को अरे आप पूरा 2 मिनट ले लीजिए उपाध्याय जी, पूरा 2 मिनट ले लीजिए। इसका ध्यान रखा करिए, हमेशा लगभग प्राय होता है। ऐसा है प्रियंका जी, ये कह रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो पहुंच गए कहाँ है राहुल जी, और अमेरिका कहाँ पहुंच गए। इन लोगों को गाल बजाने बस आता है, सिर्फ इनके नेता गाल बजाते हैं, तो इससे ये लोग भी गाल बजाते हैं। अभी जो है 2 दिन भी नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक सैनिक और उसके महिला मित्रों के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, इन लोग मुंह और दिखाने लायक है, बात करने लायक है, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक महिला का गला रेत कर जो है कल जो है आया गया, ये जितना शोषण और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाया उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, कल की घटना है लखीमपुर खीरी में, इनकी एक विधायक है मंजू त्यागी, किस तरह से एसडीएम के हाथ से सहकारिता समिति के चुनाव का पर्चा और कागज पत्तर मेज से लेकर भाग गई, छीन कर लेकर चली गई। ये क्या कानून का राज है? इससे अपराधी का मन नहीं बढ़ेगा? जिस तरह से आप अपराधियों का बचाव करते हैं, यौन शोषण अपराधियों का, अब आप ऐसे भी आपके विधायक वही काम कर रहे हैं। जहाँ एक बिहार मंत्री बदल रहे मंत्री रहे हैं जो आज इधर से उधर बदल सकते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरह से राहुल गांधी के असफलताओं को गिरा रहे हैं। अभी उत्तर राहुल गांधी जी कब जाएंगे पीड़िता से मिलने? आप केंद्र में अलग से बात कर लीजिए। राहुल जी ने क्या गलत बोला है? राहुल जी ने नहीं बोला है। आपकी नीति पर जाएंगे राहुल गांधी जी, आज सिक्कों पर उन्होंने क्या बोला है? क्या बोला बताइए? इस पर पीड़िताओं पर डिबेट कई बार हो गया है, उन्होंने क्या बोला है? समाजवादी पार्टी के गुंडे ने वहाँ पे रेप किया है, कराइए ना, उनको 50% आरक्षित वर्गों को। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है उपाध्याय जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, वो आप पर सपा पर आरोप लगाते हुए नजर आए। केसी जैन जी, बहुत छोटा सा कमेंट, समय नहीं है। प्रियंका जी, ये अयोध्या न तो कांग्रेस के राहुल गांधी जाएंगे अयोध्या रेप पीड़िता से मिलने, न तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जाए। और
अभी तो आदरणीय अशोक जी जो बात कह रहे थे कि अपराध बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, हाँ अपराध कब से बढ़ा है? अपराध 2017 के बाद की तरफ बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही 2024 में आपकी सीटें बढ़ती हैं और अखिलेश यादव जी अपराधियों की पीठ थपथपाने का काम करते हैं, जितने अपराधी बिल से निकल आते हैं बाहर। ठीक है, लेकिन केसी जैन जी सरकार अभी भी आपकी ही है, दोष आप उन पर सीधा नहीं दे सकते। सीट बढ़ी है लेकिन सरकार आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय मेरे पास नहीं है। केसी जैन जी, डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी और अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने नई सेना तैयार की है, 73 जिलों में प्रभारी मंत्री बदले गए हैं और साथ ही साथ प्रभारी मंत्रियों को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिम्मेदारी के साथ ही साथ हर 4 माह में रिपोर्ट देनी होगी, हर माह रिपोर्ट के साथ रोटेशन भी होगा और कई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनके माध्यम से ये बात पुख्ता तौर पर की जानी और आगे आने वाले समय में दिखाई दीजिए कि जमीनी संपर्क ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी साध सके। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि उपचुनाव से लेकर 27 के लिए रोड मैप के साथ ही साथ धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और पकड़ दोनों मजबूत बनाने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी संघ की ये तैयारी आने वाले समय में कितना रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।